नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे 2018 का जेट का पेपर, है ना। इसके पहले हमने 2019 का पेपर भी बनाया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, है ना। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के सॉल्यूशन आपको रोज़ अवेलेबल हो पाए एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि जेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, साथ ही साथ मिलते जुलते प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्पैग्नम ग्रास या स्पैग्नम घास बहुत उपयुक्त है ना। तो ये गूटी बांधने हेतु बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। एक प्रकार का ब्रायोफाइट है ना, जिसकी जल धारण क्षमता जो है वो मृदा से बहुत ज़्यादा होती है ना। यह अपने भार का 16 से 26 गुना ज़्यादा जल अवशोषित करके उसको होल्ड करके, है ना, रख सकती है। तो गूटी बांधने हेतु स्पैग्नम ग्रास का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम जेली बनाने वाले होते हैं तो आप फलों के जलीय विलयन में सबसे पहले पेक्टिन का टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पेक्टिन जेली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवयव है और उसके लिए परीक्षण के लिए जेल मीटर, है ना, जेल मीटर नाम का एक यंत्र होता है। ये कांच की एक खोखली नली नुमा संरचना होती है ना, जिसका एक बहुत छोटा मुंह होता है और इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के निशान लगे रहते हैं, है ना। जो 1, 3/4, 2/3 इस प्रकार से कुछ निशान इसमें लगे रहते हैं, है ना। 1 का मतलब 1% पेक्टिन, 2/3 का मतलब 0.66% प्रोटीन, 3/4 का मतलब 0.75% पेक्टिन, है ना। तो पहले पेक्टिन निर्धारण करते हैं, फिर उसके हिसाब से शर्करा की मात्रा का निर्धारण करते हैं। फलों को किस क्रम पर संशोधित, ये संसाधित है ना, संसाधित प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। फ्रूट्स आर प्रोसेस्ड एट विच टेम्परेचर? तो फलों के संसाधन के लिए हम जानते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए? फलों के संसाधन के लिए तापमान। अगर सब्जियों की कोई आपसे बात करें तो आपको बताना है 240 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। सब्जियों को फलों से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है संसाधन के लिए, और ये डिग्री सेल्सियस में कितना चले जाएगा आपका? ये चले जाएगा 115.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, 115.5 डिग्री सेल्सियस। तो फलों के लिए तापमान क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। सब्जियों के लिए सेल्सियस में अगर पूछे तो 115.5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 और 240। तो आपको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं। द्विवर्षीय फलन एक मुख्य समस्या है ना। वास्तव में इसका अर्थ जो है सामने वाला पूछ रहा है कि 2 साल में एक बार फल कैसे लग रहा है, और इस समस्या को कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग, है ना, एकांतर फलन। तो मुख्य रूप से यह समस्या आम की होती है ना। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा आपका? आम। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये समस्या डेट पाल यानी कि खजूर, एप्पल एंड मैंगो तीनों में ही पाई जाती है। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो खजूर भी दिया है ऑप्शन में। बेटा, जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आए उसमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक देखना, देखो भारत में राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है, बहुत बड़े इलाके में आम की खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। खजूर की तुलना में आम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है ना। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक हार्म या हम कहें आर्थिक नुकसान भी इसी के कारण आम में होता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या आएगा आपका? आम की फसल। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों होता तो हम उधर जाने की कोशिश करते। तो आपको याद रखना है डेट पाम, एप्पल एंड मैंगो, इनमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है ना।
तो सब जानते हैं टमाटर सॉस, है ना, टमाटर का जो सॉस बनाया टमाटर का जो सॉस बनाया जाता है उसमें सोडियम बेंजोएट जो है परिरक्षक के रूप में मिलाया जाता है। और आगे चलते हैं, डीएपी खाद में, है ना, फास्फोरस की मात्रा होती है। तो देखो डीएपी का क्वेश्चन वो हर साल घुमा घुमा के पूछता है ना, कभी नाइट्रोजन की मात्रा पूछ लेता है, कभी फास्फोरस की पूछ लेता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि डीएपी जो होता है वो होता है 1846, है ना, और 0 ऐसे मान लेते हैं। तो ये N/P/K, है ना, NH2PS2K। नाइट्रोजन अगर पूछे तो क्या उत्तर लगाना है, 18%। फॉस्फोरस अगर पूछे तो क्या लगाना है, 46%। यहाँ क्या पूछा है, फॉस्फोरस, तो आपको क्या लगाना है, 46%, है ना। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। पूछ क्या रहा है, अगर नाइट्रोजन पूछे तो फिर आपको 18 लगाना है, फॉस्फोरस पूछे तो 46 लगाना है ना। कई बार वो ऐसे स्विच करता रहता है नाइट्रोजन से फॉस्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं, है ना। तो CaMgS जो है वो द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व आप सब जानते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स या संरचनात्मक तत्व हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व, तो इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें आते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, CaMgS। और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, CaMg और S, है ना। इसके अलावा फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें या सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम बात करें, है ना, तो इसमें आएगा आपका आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 17 मुख्य आवश्यक पोषक तत्व। देखो इसके पहले जब तक निकेल की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया, उसके पहले तक 16 तत्वों को माना जाता। तो जितनी भी पुरानी किताबें आपकी, है ना, उनमें सब में 16 आवश्यक माना गया तत्वों को। पर अभी फिलहाल में 1987 के बाद से, है ना, 17 पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व माना गया। आवश्यकता के सिद्धांत किसने दिए, तो आर्नन और स्टाउट ने दिए, है ना। उन्होंने सबसे पहले 1953-54 में मोलिब्डेनम की अनिवार्यता को सिद्ध किया था। चलिए आगे चलते हैं। बीज रहित संकर किस्म सिंधु का किसका क्रॉस है ना, सिंधु का क्रॉस नहीं कह सकते हम, सिंधु किसका क्रॉस है। तो ये जब भी ऐसे आम की संकर किस्मों के प्रश्न आते हैं, है ना, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जैसे हम बात करें MND, मल्लिका, नीलम, दशहरी, तो नीलम और दशहरी से क्या बन जाएगा आपका, मल्लिका, तो इसको ऐसे लिखते हैं MND, है ना। ADN, आम्रपाली, दशहरी, नीलम, तो आम्रपाली किससे बना, दशहरी और नीलम से, है ना। रत्ना, अल्फांजो, सिंधु, है ना, तो इसकी ट्रिक क्या है, SRA, सिंधु, रत्ना, अल्फांजो, और यही आपका प्रश्न भी है ना। तो ADN मतलब आम्रपाली किससे बना है, दशहरी और नीलम से। मल्लिका किससे बना है, MND, मल्लिका बना है नीलम और दशहरी से। तो देखो यहाँ भी दशहरी नीलम है, यहाँ भी दशहरी नीलम, पर इनको स्विच कर दिया। तो एक ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कि कौन सी दो संकर किस्मों के जो पेरेंट्स है वो सेम है। पेरेंट्स तो सेम है, दशहरी और नीलम, पर इसमें क्या है, दशहरी का नर है, नीलम की मादा है। इसमें नीलम का नर है और दशहरी की मादा है। इस प्रकार से ये बनाए। तो हम कह सकते हैं कि आम्रपाली और मल्लिका जो है दो ऐसी वैरायटी है जिनके पेरेंट्स सेम है, ठीक है। फिर SRA मतलब सिंधु, रत्ना, अल्फांजो, तो बीज रहित किस्म सिंधु किसका क्रॉस है, रत्ना और अल्फांजो का, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है आम की किस्मों की। और भी आप बहुत सारे अलग अलग वो ट्रिक्स बना सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ट्रिक पता है इनकी, तो है ना। ऐसी 11-12 वेराइटीज़ की ट्रिक्स जो है वो होती है। आगे चलते हैं। अचार में नमक की प्रतिशतता होती है ना। तो नमक से परिरक्षण की अगर हम बात करें
तो दो प्रकार का परिरक्षण होता है, एक होता है अस्थायी परिरक्षण जो 6 से 8 सप्ताह के लिए होता है ना, 1.5 से 2 माह के लिए, उसके लिए नमक की 2 से 3% मात्रा का, जबकि स्थायी परिरक्षण के लिए नमक की 16 से 17% मात्रा का प्रयोग करते हैं, है ना। और अचार में ये प्रश्न आए तो इसका आंसर आएगा 15 से 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? देखो, आपको एक विशेष परिस्थिति दी हुई है इस प्रश्न में, है ना। नियर द सिटीज विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कंसिडर्ड सुटेबल। शहरों के निकट कहा है, इसका मतलब है कि जमीन जो है वो आपकी महंगी है ना। आप चाहते हैं कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सके, तो आपको फिर षटभुजाकार विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आयताकार या वर्गाकार विधि की तुलना में षटभुजाकार विधि में 10 से 15% या सीधे आए तो 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुट बात हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती? देखो 2019 का जो पेपर था आपका, उसमें ये खुरपका मुंहपका, है ना, उन्होंने पूछ लिया किससे होता है, तो वायरस से होता है ना, FMD वायरस। दूसरा 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था कि इसके लिए किसका प्रयोग, मतलब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, तो आपको ध्यान रखना है। खुरपका मुंहपका से संबंधित एक और प्रश्न 2020 के आपके जेट में आने की संभावना है ना, फूट एंड माउथ डिजीज। तो नीलाथ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल? तो HF या हॉलिस्टीन फ्रीजियन आपने देखी होगी, एक बड़ी सारी गाय होती है जिसके शरीर पे सफ़ेद और काले चकते के निशान होते हैं बड़े बड़े, वही होती है आपकी हॉलिस्टीन फ्रीजियन, है ना। और आगे चलते हैं। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में प्रथम है? तो आप सब जानते हैं व्हाइट लेघॉर्न को अंडे देने वाला चैंपियन भी कहा जाता है ना, ये सर्वाधिक अंडे देती है। चलो और आगे चलते हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तरीका है दांतों द्वारा, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या जाएगा, उनके दांतों को देखकर। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयोग की? अब यहाँ याद रखना, दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो दूध की मात्रा होती है 10.75, है ना, या 10.75 मिलीलीटर, है ना, 10.75 मिलीलीटर। तो आपको ध्यान रखना है। गर्बर विधि का किस काम में आती है? तो वसा परीक्षण के, है ना, जो आप देखते हैं ना, जो डेयरी इस पे फैट निकालने की मशीन रहती है, उसमें कांच की नली रहती है ना, ब्यूटायरोमीटर, फिर उसमें आप पहले पहले आप H2SO4, है ना, तनु थोड़ा सा उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करते हैं, तो आप H2SO4 लेंगे, है ना, फिर उसके अंदर आप दूध डालेंगे, एक पिपेट नाम के यंत्र से दूध डाला जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी अल्कोहल डालेंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे और एक मशीन में रखकर उसको घुमाते हैं, है ना। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा, है ना, जो भारी भारी चीज़ें होती बाहर की तरफ, जो वसा होती है वो अंदर की तरफ, तो ब्यूटायरोमीटर की जो पिछली वाली नली होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो हल्की वसा उसमें आ जाती है ना। आपने देखा भी होगा इस प्रकार की एक संरचना होती है ब्यूटायरोमीटर, और जिसके एंड में ऐसी लंबी नली होती है और यहाँ बल्ब होता है, और यहाँ पे फिर वो वसा इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पे प्रतिशत के निशान लगे रहते हैं। तो इसमें दूध की मात्रा पूछी हुई 10.75 मिलीलीटर। और आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि, है ना, विच इज़ द माइल्ड परगेटिव? तो अरंड का जो तेल होता है ना, कैस्टर ऑयल, वो परगेटिव होता है या मृदु रेचक होता है। आगे चलते हैं। भारत की औसत वर्षा, तो भारत की औसत वर्षा अगर बात करें हम तो 1194 mm 1194, और इसको बहुत सारी किताबें अलग अलग प्रकार से लिखती है ना। कुछ लोग लिखते हैं 120 सेंटीमीटर, ये हो जाता है 1200 मिलीमीटर के बराबर, है ना। कुछ लोग लिखते हैं 1190 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन अगर हम देखें तो एक ही उत्तर हमको दिखाई दे रहा है 1200 मिलीमीटर, है ना। अब ये वर्षा की मात्रा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं रेन गेज, है ना।
प्रश्न आए कभी कि वर्षा की मात्रा को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो रेन गेज नाम का जाता है। भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि है 310 दिन। ये आप सब लोगों को पता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं, सुनहरी क्रांति का संबंध है ना, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो फल उत्पादन से संबंधित। और इसके पितामह किसको कहा जाता है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन? ये कहा जाता है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। है ना, डॉक्टर के.एल. चड्ढा को सुनहरी क्रांति का पितामह कहा जाता है। मछली उत्पादन, इससे रिलेटेड क्रांति कौन सी है, तो ब्लू रेवोल्यूशन है ना, या नीली क्रांति, नीली क्रांति है ना। आलू उत्पादन से संबंधित तो राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन है ना। तो एक बार आप क्रांतियों को भी अच्छे से देख लीजिए है ना। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से, हिंदी में नहीं लिखा है, मैंने लिख देता हूँ, गोल क्रांति, ठीक है। और आगे चलते हैं। 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी थी। अब तो 20वीं पशु गणना हो गई है ना, 19वीं की बात कर रहा है तो ये था 80.52 मिलियन। कई सारी किताबें मैंने इसके लिए देखी, उनमें सब में अलग अलग लिखा था, पर जो एक्चुअल डाटा आपका जो एनिमल हस्बेंड्री की जो वेबसाइट है ना, उस पर विशेष रूप से पूरी डिटेल में जनसंख्या दी हुई है, तो उसके हिसाब से था 80.52 मिलियन। आगे चलते हैं। प्रताप या C50 किसकी किस्म है, तो यह तिल की एक किस्म है ना। प्रताप, गौरी, विनायकस, कालिका, सोमा, राजेश्वरी, ऐसी ये सारी वैरायटी किसकी है, तिल की। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है, तो ज्वार जो है वो अनाज वाली फसल है ना, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है ज्वार को, सोरगम बाई कलर है ना। और आगे चलते हैं। पेंडिमिथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा अंग्रेजी अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन तो पोस्ट इमरजेंस है, और पोस्ट इमरजेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो उत्तर क्या जाएगा इसका, प्री इमरजेंस या निर्गमन के पूर्व, है ना। बहुत सरल प्रश्न है। आगे चलते हैं। मोथे का प्रवर्धन होता है, तो मोथा साइप्रस रोटंडस या जावा ग्रास, नट सेज, नट ग्रास, बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। तो इसका प्रवर्धन होता है राइजोम्स या प्रकंद के द्वारा। एक प्रकार का बहुत ही हम कहें कि नॉक्सियस वीड होता है मोथा, बहुत ज़्यादा अड़ियल प्रकार का खरपतवार होता है। आगे चलते हैं। इसका कुल अगर कोई पूछे, इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपका, साइप्रस रोटंडस, है ना। इसका कुल कोई पूछे आपसे तो साइप्रेसी है ना। कई लोग इसको जावा ग्रास लिखा रहता है ना अंग्रेजी में, इसका कुल क्या है, साइप्रेसी। तो ये ग्रेमिनी कुल का नहीं है ना, साइप्रेसी कुल का है। आगे चलते हैं। फिप्स प्रयोगशाला या फिप्स लेबोरेटरी कब बनी थी, तो 1905 में फिप्स लेबोरेटरी की स्थापना हुई थी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार, है ना। जो आगे जाके IARI के रूप में फिर इसी को आधार मान के IARI की स्थापना की गई। और आगे चलते हैं। तिल फसल किस कुल से संबंधित है, तो पेडालिएसी या पेडालिएसी, है ना। जो है वो तिल का कुल है। बहुत आसान प्रश्न है, जैसे जूट का कुल टेलिएसी है ना, अलसी का कुल लिनिएसी है, और तिल का पेडेलिएसी। ये तीनों कुल में एक एक फसल हम पढ़ते हैं साधारणतः, और फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यूफोर्बिएसी आंवले का कुल है ना। फेबेसी जो है वो दलहनी कुल आपका लेग्यूमिनेसी का ही दूसरा नाम है ना। एस्टेरेसी जो है कंपोजिटी फैमिली, जिसमें सनफ्लावर, सेफ्लावर, मेरीगोल्ड, नाइजर, है ना, सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा और रामतिल जो है वो सब कंपोजिटी कुल के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संकर मक्का की बीज दर है, तो 20 से 25 किलोग्राम जो है वो संकर मक्का की बीज दर है। ये भी आप लोगों को नोट्स में लिखाया हुआ है। आगे चलते हैं। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है, तो जिप्सम में 2 ही चीज़ें होती है ना, CaSO4
2H2O ऐसा फॉर्मूला होता है जिप्सम का, जिसमें से कैल्शियम होता है 29.2%। सल्फर जो है वो 14 से 18 तक हो सकता है, क्योंकि जिप्सम प्राकृतिक रूप से मिलता है ना। पर अगर कोई आपसे पूछे तो 18.6 आप उत्तर में लगा सकते हैं। किसके बारे में? सल्फर के, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग, कुछ बुक्स में 19% लिखा है, कुछ में 16, 17, 18 इस प्रकार से लिखा है। पर अगर एग्जैक्ट कोई पूछे आपसे तो आप 18.6 उत्तर में लगा सकते हैं, है ना। जबकि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपकी, उसमें हमेशा 14 से 18% ऐसा एक पूरी टेबल में बना के लिखा हुआ, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। जिप्सम आपका पूछा हुआ है, कैल्शियम की मात्रा ये होती है 29.2%, है ना। जिप्सम का प्रयोग मुख्य रूप से आप करते हैं मूंगफली की फसल में किया जाता है ना। साथ ही साथ क्षारीय मृदाओं के सुधार में जो है जिप्सम का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। और आगे चलते हैं। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है ना। तो आप सब जानते हैं शीर्ष जड़ अवस्था जो 17 से 21 दिन, या सीधे कोई पूछे तो 21 दिन की अवस्था में आती है, जिसको कहते हैं हम CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम आते हैं। शीर्ष जड़, है ना, मुकुट जड़ अवस्था, शीर्ष मूल अवस्था। तो अंग्रेजी जब इसको देखोगे आप तो या तो CRI लिखा दिखेगा या तो क्राउन रूट इनिशिएशन लिखा है, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। और आगे चलते हैं। जस्ते की कमी से या जिंक की कमी से, है ना, जो खेरा रोग होता है वो किस फसल में होता है? तो एग्रीकल्चर के इतिहास का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया होगा इसने, अभी तक किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया। तो धान में जिंक की कमी से खेरा रोग है। उसी जिंक की कमी से मक्का और ज्वार में जो श्वेत कलिका नामक रोग है ना, व्हाइट बड डिजीज हो जाती है। और आगे चलते हैं। गंगा 2 किसकी किस्म है? तो ये मक्का की किस्म है ना। गंगा 101, गंगा सफ़ेद 2 या गंगा 2, इस प्रकार की जितनी भी गंगा है उसमें से अधिकतर किस्में जो है वो आपकी मक्का की आई। सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा है? तो 45 से 50% जो है सूरजमुखी के तेल में होती है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा लिनोलेइक एसिड होता है जो 64-65% होता है ना, लिनोलेइक एसिड। और इसमें पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल, है ना, बहु असंतृप्त बहु असंतृप्त वसीय अम्ल, है ना। ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसीलिए हृदय रोगियों के लिए सूरजमुखी का जो तेल है वो उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ प्रश्न आता है सूरजमुखी में प्रमुख समस्या क्या है? तो सूरजमुखी में तोते या बर्ड्स जो है वो मेन प्रॉब्लम है और इसके लिए एंटी रेबिन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ और क्वेश्चन आते हैं, है ना। सफोला तेल जो है वो, तो सफोला मुख्य रूप से कुसुम, जिसको हम कहते हैं सेफ फ्लावर, उसका तेल है। पर आजकल जो सनफ्लावर का ऑयल आता है वो भी सफोला नाम से ही आता है। तो ये जो तेल होता है कुसुम का और सूरजमुखी का, ये पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण हृदय रोगियों के लिए, है ना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या को ये कम करता है। आगे चलते हैं। शुष्क खेती की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सब इसका आंसर जानते हैं। 750 मिलीमीटर, है ना, या 750 मिलीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वार्षिक रूप से, उन क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती की जाती है। इसबगोल का वानस्पतिक नाम है। तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम तो प्लांटेगो ओबाटा है ना। अब केसिया अंगस्टिफोलिया किसका नाम है? तो सेना का, है ना, एक प्रकार का खरपतवार है, इसका नाम भी केसिया अंगस्टिफोलिया है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, है ना, तो ये नाम है आपका सफ़ेद मूसली या मूसली का है। ये क्या है? औषधीय फसल है। फिर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, तो आजकल इसका बोलबाला चल रहा है, ये नाम है आपका गिलोय का, है ना। और
हो सकता है इस साल ये नाम आपका पूछ भी लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया किसका नाम है? गिलोय का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति है किस वर्ग से संबंधित है? तो ये है हाइब्रिड टी वर्ग से संबंधित, है ना। देखो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है, हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए, है ना। सुपरस्टार मतलब रजनीकांत हमारा, है ना। ये सुपरस्टार रजनीकांत, उनका एक दोस्त मोली शर्मन, और लेडी हेलिंगटन, ये तीनों एक सुपरस्टार, मोली शर्मन उनका दोस्त और उनकी फ्रेंड एक और लेडी हेलिंगटन ग्लेडिएटर बाइक पे, हम आगे आते हैं ना, ग्लेडिएटर बाइक पे चाय पीने जाते हैं, है ना। तो ये हो गई टी रोज की आपकी ट्रिक्स, है ना। जबकि फ्लोरीबंडा जो रोज होता है आपका, फ्लोरीबंडा जो गुलाब होता है, उसकी भी ट्रिक है हमारे पास, है ना। एक है नवनीत, रूपाली, देवदासी, है ना, बंजारन। फिर इसकी जो विदेशी एग्जोटिक वैरायटीज़ है वो फर्स्ट रेडियन, अरेबियन नाइट, है ना, आइसबर्ग। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे मिनिएचर रोज होता है आपका, इसकी केस में आपकी नटखट, पुष्पकला, बेबी गोल्ड, लॉलीपॉप, है ना, इस तरह से। और आगे चलते हैं। क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी जिप्सम की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, है ना, ये भी हम कहेंगे धान के खेरा रोग के बाद ये दूसरे नंबर का प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता रहा है कि क्षारीय मृदा के सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, है ना। अम्लीय मृदा सुधार का प्रश्न आता तो आप क्या लगा के आते? चूना। और आगे चलते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है ना। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है, एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है? फॉस्फोरस को, है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ भी ऊर्जा की बात आती कोशिका के अंदर, जैसे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वहाँ भी फॉस्फेट आया, एटीपी, एनएडीपी, एनएडीपीएस2, है ना, पीपीपी, पेंटोस फॉस्फेट। तो जहाँ जहाँ भी पी शब्द है वहाँ जो फॉस्फोरस है, तो इसीलिए इसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और आगे चलते हैं। बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। तो देखो, बीज द्वारा प्रवर्धन जब भी होता है तो उसके दो पेरेंट्स होते हैं अलग अलग, और दोनों के लगभग 50% कैरेक्टर आते हैं, है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। यह कठिन विधि है? नहीं, कोई कठिन विधि नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से हो जाता। नई संकर किस्मों को विकसित नहीं की जा सकती, है ना। गुलाब में तो संकर जो किस्में हैं वो सब बीज से ही विकसित करते हैं। पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, गलत बात है। पौधे मात्र पौधे के सदस्य नहीं होते, ये सही बात है ना। देखो, जब भी हम प्रवर्धन पढ़ते हैं तो हम दो प्रकार का प्रवर्धन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लैंगिक प्रवर्धन या सेक्सुअल प्रोपागेशन, दूसरा पढ़ते हैं अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल प्रोपागेशन, है ना। तो इसमें क्या है कि प्लांट जो होता है वो अपने पेरेंट के जैसा ही दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं क्लोन। तो जब भी आप अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे, तो जो नया पौधा बनेगा उसमें 100% गुण अपने पेरेंट्स के होंगे, और इस कारण से उसमें कोई नया गुण नहीं आ पाता है ना। जबकि बीज द्वारा तैयार पौधा जो होता है वह अपने जो पेरेंट के जैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें दूसरे किसी के गुण भी होते हैं। तो यह एक कमी है कि जो पौधे होते हैं वो अपने मात्र पौधे के सदृश नहीं होते, है ना। और इससे क्या होता है कि जब हम कभी कभी अच्छी वैरायटी या चूज करके लाते हैं, छांट के लाते हैं, तो उसका बीज जो है वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता है जैसा वो पेरेंट प्लांट दे रहा है। तो ये इसकी कमी मानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है ना। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है पके हुए आम में। पपीते में भी होता है हालांकि, पर सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई पूछे तो पके हुए आम में विटामिन ए सबसे ज़्यादा, है ना। और गाजर की कौन सी वैरायटी में होता है? पूसा
मेघालय में सर्वाधिक। विटामिन सी का प्रश्न कई बार वो पूछता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा होता है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी, बारबाडोस है ना, एक स्थान का नाम है। पर कभी कभी बारबाडोस चेरी जो होता है वो आपको ऑप्शन में दिखाई ही नहीं देता है, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, आंवला, है ना। तो सर्वाधिक तो किस में होता है, बारबाडोस चेरी में, पर उत्तर में बारबाडोस चेरी नहीं मिले तो फिर आपको क्या लगाना है, आंवला। आगे चलते हैं। आखिरी प्रश्न 2018 के जेट के पेपर का, निम्न में से कौन एक बीजपत्री है ना। तो केला जो है आपका म्यूसा पैराडिसिका, ये म्यूजेसी फैमिली में आता है, जो कि एक बीजपत्री कुल है ना। तो एक बीजपत्री कौन कौन सी, एरेकेसी, म्यूजेसी, ब्रोमेलिएसी, है ना, ये सारी एक बीजपत्री फैमिलीज है। जबकि अंगूर, चीकू, लीची ये सब द्विबीजपत्री माने जाते हैं। तो जैसे कि हम पिछले वर्षों के कुछ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, इन पेपर्स को अच्छे से देखना है, इनसे मिलते जुलते, जब भी आप रिवीजन करें, कोई चीज़ पढ़े, तो इनसे मिलते जुलते प्रश्नों को याद करने की, रिमाइंड करने की कोशिश करें। परीक्षा का समय बहुत पास आ गया, आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने अंदर, बिल्कुल कूल होकर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या है, जैसे हम घबरा जब जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि टेंशन जो है वो आदमी की दक्षता को कम कर देता है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो आप देखते हैं बचपन से अभी तक आप चिंता ही करते आ रहे हो, चिंता करने से अब तक आपको कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि चिंता नहीं करना है, जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के वो 2 घंटे का समय जो आप उस एग्ज़ाम हॉल में बिताते हैं। उस समय अगर आपकी मानसिक स्थिति शांत रही तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। आप अगर घबरा गए नई चीज़ें देख के तो आपको याद नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहना है ना। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत अच्छा पेपर आएगा और आप जो है पहले से अच्छा प्रदर्शन करके इस बार आएंगे। धन्यवाद।